तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम स्टार्ट करते हैं नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का जो थर्ड टॉपिक है, द नाजी वर्ल्ड व्यू। कहता है कि द क्राइम्स दैट नाजी कमिटेड वर लिंक्ड टू अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड अ सेट ऑफ प्रैक्टिस। तो भाई नाजी लोग ये जो क्राइम कर रहे थे वो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और एक सेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ लिंक्ड था। मतलब उनका ऐसा एक विश्वास था कि भाई इस प्रकार के क्राइम्स को हमको करना है, और ये क्राइम करने का एक सेट ऑफ प्रैक्टिस था उनका। जैसे आप एज ए एग्जाम्पल इसको समझ सकते हैं कि जितने भी मान लें कि आतंकवादी संगठन है, तो जो भी वो क्राइम करते हैं तो वो एक बिलीफ के साथ क्राइम करते हैं कि भाई ऐसा अगर हम करेंगे तो मतलब जो गैर मुस्लिम है उनको अगर हम मारेंगे तो वो जन्नत में हम जाएंगे, वहां हूरे मिलेंगे। और उनका एक सेट ऑफ प्रैक्टिस है, कहने का मतलब है कि वो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है ना। मतलब उनका तरीका है, छोटा छोटा तरीका है। जैसे ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में कोई काम कर रहा है, कोई जो है एक्टिव मेंबर के रूप में काम कर रहा है, कुछ जो है वो हार्डकोर जो है आतंकवादी उसके रूप में काम कर रहा है, कोई जो है वो पॉलिटिकल बीइंग के रूप में काम कर रहा है। तो वो क्या है, ये भी जो है वो एक प्रकार से आप उसको मतलब नाजी वर्ल्ड व्यू को समझाने के लिए हमने आपको ये बताया कि जिस प्रकार से आज आतंकवाद एक सेट ऑफ प्रैक्टिस और सिस्टम ऑफ बिलीफ के साथ ऑर्गेनाइज हो रहा था, उसी प्रकार से जो नाजी वर्ल्ड व्यू था और नाजी लोग ये जो क्राइम कर रहे थे वो भी एक सिस्टम ऑफ बिलीफ और सेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ था। कहता है कि नाजी आइडियोलॉजी वाज सिनोनिमस विद हिटलर्स वर्ल्ड व्यू। नाजी आइडियोलॉजी जो था वो एक प्रकार से हिटलर का ही वर्ल्ड व्यू था। हिटलर का वर्ल्ड व्यू इक्वल टू नाजी आइडियोलॉजी। According to this, there was no equality between peoples, but only a racial hierarchy. जिसमें लोगों के बीच जो इक्वेलिटी था वो नहीं था, और इसमें जो रेसिकल हायरकी था, नस्लीय जो वंशानुगत का जो सिद्धांत था उसको प्रमुखता दिया जाता था। इन दिस व्यू blonde, blue eyes, Nordic German Aryans were at the top, while Jews were located at the lowest rung. हिटलर का ये जो वर्ल्ड व्यू था या जो नाजी वर्ल्ड व्यू था उसमें जो ब्लॉन्ड थे, ब्लॉन्ड कहने का मतलब कि वो आंख बुरा बुरा आंख और घुंघरीला बाल वाले, ब्लू आइड मतलब उनके आंख जो है वो ब्लू होते थे, ब्लॉन्ड मतलब घुंघरीला बाल। नॉर्डिक जर्मन आर्यंस जो थे उनको सबसे टॉप श्रेणी में रखा जाता था, मतलब उनको सबसे अच्छा ह्यूमन माना जाता था, सबसे अच्छा रेस का माना जाता था। और जो ज्यूस लोग थे उनको सबसे लो कैटेगरी का माना जाता था, ज्यूस लोग को सबसे खराब नस्ल का माना जाता था। They tends to be regarded as an anti-race, the arch enemies of the Aryan. ये जो ज्यूस लोग थे उनको एंटी रेस का माना जाता था कि भाई ये हमारे जो नस्ल है उस नस्ल के विपरीत नस्ल के हैं, और इन्हें आर्य लोगों का आर्क एनिमीज माना जाता था, मतलब मुख्य शत्रु माना जाता था, या एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि दस्यु माना जाता था, या एक प्रकार से आप इसको कह सकते हैं कि उनको राक्षस माना जाता था। जैसे भगवान और राक्षस या धर्म या अधर्म, तो इस स्टेट में उनको जो है लो रंग्स में रखा जाता था। कहता है कि ऑल अदर कलर्स पीपल वर प्लेस्ड इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर। इसके बाद और भी जितने लोग थे उनको उनके कलर के आधार पर या उनका जो एक्सटर्नल फीचर था उनके आधार पर उनको जो है वो कैटेगराइज किया गया था। हिटलर रेसिज्म borrowed from thinkers like चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। ये हिटलर का जो रेसिज्म था वो लिया गया था उस समय के जो महान चिंतक थे चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर, उनसे प्रभावित होकर ये लिया गया था। जैसे डार्विन कहते थे कि डार्विन वाज द नेचुरल साइंटिस्ट who tried to explain the creation of plants and animals through the concept of evolution and natural selection. डार्विन जो थे एक नेचुरल साइंटिस्ट थे और वो इस बात को एक्सप्लेन करने का प्रयास करते थे कि प्लांट्स और एनिमल का जो क्रिएशन है वो कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन के आधार पे हुआ है।
कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन कहने का मतलब कि भाई जो प्रकृति में अपने आप को रख पाएगा, प्रकृति में अपने आप को ढाल पाएगा, वही जिंदा रह पाएगा, चाहे वो कोई प्लांट्स हो या एनिमल हो। और जो बदलते हुए परिस्थितियों या प्रकृति के साथ अपने आप को तालमेल नहीं बैठाएगा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हर्बर्ट स्पेंसर later added the idea of survival of the fittest. हर्बर्ट स्पेंसर ने बाद में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो आइडिया है वो जोड़ दिया। भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करने का मतलब कि जो अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा वो जिंदा रहेगा, और जो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। According to this idea, only those species survives on Earth that would adapt themselves to changing climatic conditions. उनके इस आइडिया के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि सिर्फ वही स्पीसीज जो हैं अर्थ पे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे जो कि बदलते हुए क्लाइमेटिक कंडीशन में अपने आप को अडॉप्ट कर पाएंगे, मतलब उसके अनुकूल अपने आप को बना पाएंगे। तो जो इस अनुकूलता के सिद्धांत को एक्सेप्ट करेगा वही जिंदा रहेगा, बाकी लोग मारे जाएंगे। We should bear in mind that Darwin never advocated human interventions in what he thought was a purely natural process of selection. लेकिन यहाँ ये कहता है, राइटर बताता है कि लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो डार्विन्स थे उन्होंने कभी भी ये जो प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन का बात नहीं किया। मतलब जो डार्विन थे उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई ये जो सिस्टम है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन का ये जो प्रोसेस है उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस करके भी और इसको जो है इसके अकॉर्डिंग बनाया जाना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि भाई ये एक आप कह सकते हैं कि नेचुरल प्रोसेस है जो कि अपने आप घटित होते रहता है, लेकिन हिटलर ने क्या किया कि उसमें ह्यूमन जो इंटरवेंशन है उसको लागू करने का प्रयास किया। However, this idea were used by racist thinkers and politicians to justify imperial rule over confused people. लेकिन फिर भी उनका ये जो विचार था, उनका ये जो आइडिया था, उसका प्रयोग उस समय के जो रेसिस्ट थिंकर्स थे और पॉलिटिशियंस थे उनके द्वारा किया गया, ताकि जो इंपीरियल रूल है उसको जो विजित लोग हैं, जिनको जीत लिया गया है, या जो गुलाम लोग हैं, जो हारे हुए लोग हैं, उन पर वो लागू करें। The Nazi arguments was simple. The strongest race would survive and the weak ones would perish. जो नाजी लोग थे उनका जो आर्गुमेंट्स था, मतलब नाजी लोग जो पॉइंट देते थे वो एकदम साधारण था, सिंपल था। उनका मानना था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस के होंगे वो अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, और जो वीकर वंस होंगे, मतलब जो कमजोर रेस के होंगे, वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे। The Aryan race was the fittest, finest. It had to retain its purity, become stronger and dominate the world. और उनका मानना था कि जो आर्यन रेस है वो सबसे अच्छा है, फाइनेस्ट है, इसलिए इसे अपने प्योरिटी को फिर से रिटेन करना चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करना चाहिए। ऐसा जो नाजी लोग थे उनका मानना था। The other aspects of Hitler ideology related to the geopolitical concept of liberalism और लिविंग स्पेस। जो दूसरा हिटलर का जो आइडियोलॉजी था, आइडियोलॉजी का जो एस्पेक्ट्स था, वो जुड़ा हुआ था जियोग्राफिकल कंसेप्ट ऑफ लिबरेंसम और लिविंग स्पेस पे, कि भाई इनका निवास स्थान कहाँ पे होना चाहिए। लिबरेंसम क्या है, तो इस पे कहता है कि दिस वुड एनहांस, he believed that new territories had to be acquired for settlements. इसका मानना था कि जो नए टेरिटरीज हैं उनको एक्वायर्ड किया जाना चाहिए ताकि वहां पे जो सेटलमेंट का कार्य है वो किया जा सके। This would enhance the area of the mother country while enabling the settlers on new lands to retain and intimate links with the place of their origin. इससे क्या होगा कि इससे जो उसका मदर कंट्री है उसका एरिया का इनहांस होगा, एरिया बढ़ेगा। जब किसी दूसरे टेरिटरीज पे कब्जा करेंगे तो भाई हमारा जो मातृभूमि है
उसका जो एरिया है वो बढ़ेगा। इसके साथ साथ कहता है कि सेटल ऑन न्यू लैंड्स टू रिटेन एंड इंटेक लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, कि भाई जो नए जो लैंड जो है उसको एक्वायर किया जाएंगे और वहां पे जो सेटल हुआ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है, मतलब जहां से उनकी उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो निकला है, उनके साथ वो धीरे धीरे जुड़ पाए। It would also enhance the material resources and powers of the German nation। और इसके अलावा भाई ये जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं उनको भी इनहांस करेगा। भाई जिस भी एरिया पर कब्जा किया जाएगा वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर अधिकार किया जाएगा, और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं या जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं जब जर्मन राष्ट्र के पास ज्यादा होगा तो इससे जो जर्मन नेशन है उसका पावर जो है और बढ़ेगा, ग्रो करेगा। तो इस कंसेप्ट पर जो नाजी लोग थे वो कार्य करते थे। कहता है कि हिटलर इंटेंडेड टू एक्सटर्नल जर्मन बाउंड्रीज बाय मूविंग ईस्टवर्ड्स टू कंसंट्रेट ऑल जर्मन जियोग्राफिकली इन वन प्लेस। हिटलर का ऐसा इरादा था कि वो चाहता था कि जो जर्मन बाउंड्रीज है उसको ईस्टवर्ड बढ़ाया जाए, पूरब की तरफ जो है इसका विस्तार किया जाए, और जो सारे जर्मन लोग हैं जियोग्राफिकली जो जर्मन लोग रहते हैं वो उनको एक प्लेस पर जो है वो कंसंट्रेट किया जाए। ईस्टवर्ड कहने का मतलब कि वो रसिया की तरफ, आज जो आप देखते हैं यूक्रेन का पार्ट, तो यूक्रेन का भी एक बहुत सारा भी रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है तो उसमें आप देख रहे हैं कि पुतिन जो है वो क्लेम किए कि ये जो जेलेंस्की है वो नाजी लोग हैं, नाजी वर्ल्ड व्यू को मानने वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो उस समय तक ये जो यूक्रेन का जो पार्ट था, पोलैंड जो था, ठीक है ना, और रसिया, क्योंकि यूक्रेन तो पोलैंड रसिया का ही पार्ट था, तो रसिया के भी एक बहुत बड़े पार्ट में जो जर्मन लोग रहते थे, तो हिटलर का ये इरादा था कि पोलैंड और रसिया के जो कुछ पार्ट हैं उनको भी जर्मन राष्ट्र में मिलाकर जर्मन जो पीपल्स हैं उनके लिए एक जो जियोग्राफिकल प्लेस है उसका निर्माण किया जाए, ताकि यहाँ पे सारे जो लोग हैं जर्मन पीपल्स हैं वो एक जगह पे रह सके। Poland become the laboratory for this experimentation, और इस एक्सपेरिमेंटेशन का जो लेबोरेटरी बना वो बना पोलैंड, जिसमें हमने देखा कि भाई चूंकि हिटलर को समझ में आया कि क्योंकि उसका जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी था वो था रसिया को भी हराना और रसिया के बहुत बड़े पार्ट पे कब्जा करना, जो कि आज यूक्रेन वाला जो पार्ट जो कहलाता है उस पर कब्जा करना। लेकिन उस समय हिटलर को लगा कि अभी स्टार्टिंग में जो पोलैंड है उस पर आक्रमण किया जाए, जिसके लिए उसने रसिया के साथ एक अनाक्रमण संधि किया, और अनाक्रमण संधि करने के बाद पोलैंड पर आक्रमण किया। एक तरफ से जर्मनी ने पोलैंड को अपने अधिकार में दे दिया और दूसरी तरफ से रसिया ने उसको अपने अधिकार में दे दिया। और बाद जब जर्मनी को लगा कि अब वो युद्ध में जीत रहा है, जब फ्रांस को उसने जीत लिया और ये इंग्लैंड जो है उसको भी मुसीबत में खड़ा कर दिया, या ऐसा लगने लगा कि अब इंग्लैंड भी बहुत ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, तो थोड़ा हड़बड़ी में, थोड़ा जल्दीबाजी में उसने अपने लॉन्ग टर्म प्लान पे काम करना शुरू किया और रसिया पर ही आक्रमण कर दिया, जो कि उसके लिए एक ब्लंडर था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर के डिफीट का ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। तो उसको हम लोगों ने पीछे देखा था, इतना वो विस्तार से नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इसको यहाँ पे बता दिया। अब देखिए, कहता है 3.1 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रेसिकल स्टेट। किस प्रकार से जो रेसिकल स्टेट है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया। तो कहता है कि once in power, the Nazis quickly began to implement their dreams of creating an exclusive racial communities of pure Germans by physically eliminating all those who were seen as undesirables in the। कहता है कि एक बार जैसे ही नाजी लोग पावर में आए तो उन्होंने बहुत तेजी से जो उनका ड्रीम था उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो भाई कहता है कि जो भी रेसिकल कम्युनिटी थे,
प्योर जर्मन्स, ठीक है, रेसिकल कम्युनिटी ऑफ प्योर जर्मन्स बाय फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज, मतलब जो भी फिजिकली उन सारे लोगों को एलिमिनेट किया जाने लगा, उन सारे लोगों को खत्म किया जाने लगा जिनको अनडिजरेबल्स माना जाता था या जिनको निम्न कैटेगरी का माना जाता था। तो जैसे ही ये पावर में आया हिटलर या नाजी पार्टी या नाजी वर्ल्ड व्यू को जैसे ही मौका मिला इस आइडियोलॉजी को, इसने अपना काम बहुत शीघ्रता से स्टार्ट कर दिया और इनके अकॉर्डिंग जो अनडिजरेबल्स लोग थे, जो प्योर ऑरियन रेस के नहीं थे, उनके खिलाफ इन्होंने एक अभियान चलाया और उनको फिजिकली एलिमिनेट करना शुरू किया। इंटरनेट नहीं पाया, कहता है कि नाजी वांटेड only a society of pure and hierarchical Nordic Aryans। जो नाजी लोग थे वो इस प्रकार के सोसाइटी को चाहते थे जो कि प्योर और जो हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस हैं उसका हो, मतलब इस तरीके का समाज चाहते थे जिसमें प्योर और हेल्दी नॉर्डिक आर्यंस जो हैं वही सेफ रह सकते थे। They alone were considered desirables, only they were seen as worthy of prospering and multiplying against all others who were classed as undesirables। कहता है कि ये जो नॉर्डिक आर्यंस थे उन्हीं को डिजरेबल जो है वो कंसिडर्ड किया गया और वो सारे लोग ओनली दे वर सीन एज वर्दी ऑफ prospering and multiplying against all others, मतलब इसके खिलाफ और भी जो लोग थे जो कि प्रॉस्पेर कर रहे थे या मल्टीप्लाई हो रहे थे या आगे बढ़ रहे थे, उन सारे लोग या इनके लिए जो खतरा थे उनको अनडिजरेबल्स घोषित किया गया। This means that even those Germans who were seen as impure or abnormals had no rights to exist। इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे जर्मन लोग भी जो कि इम्प्योर थे या जो एबनॉर्मल थे उनको भी जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं था। अंडर दी इथनेसिया प्रोग्राम्स हेलमुट्स फादर along with other Nazi officials had condemned to death many Germans who were considered mentally or physically unfit। कहता है कि जो नाजी लोग थे उनके द्वारा एक इथनेसिया जो प्रोग्राम चलाया गया, उस इथनेसिया प्रोग्राम में जिस बच्चा के बारे में ये कहानी चल रहा है कि हेलमुट के जो पिताजी थे वो जिन्होंने सुसाइड कर लिया था, तो ये जो हेलमुट के फादर, चूंकि ये क्या थे तो ये एक नाजी ऑफिसर थे, तो हेलमुट के फादर और जो दूसरे नाजी ऑफिसर थे उन्होंने बहुत सारे वैसे जर्मन लोगों को भी मौत की सजा दी थी जो कि मेंटली और फिजिकली अनफिट माने गए थे या नाजी वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग वो नहीं थे, उन लोगों को मौत की सजा दी गई। कहता है कि Jews were not the only community classified as undesirables, there were others। कहता है कि सिर्फ Jews ही वो कम्युनिटी नहीं था जिसे अनडिजरेबल्स कम्युनिटी क्लासिफाइड किया गया था, बल्कि इसके अलावा और भी दूसरे लोग थे। Many gypsies and blacks living in Nazi Germany were considered as racial inferiors who threatened the biological purity of the superior Aryan race। बहुत सारे जो जिप्सिस ये जिप्सिस कौन थे, तो कहता है कि ये जो जिप्सिस थे, the group of that were classified as gypsies had their own communities, identity, Sinti and Roma were two such communities, many of them traced their origins to India। ठीक है, कहता है कि मतलब ये जो ग्रुप था, कहने का मतलब है कि ये इनको क्लासिफाइड किया गया था वैसे कम्युनिटी के रूप में जो कि अनडिजरेबल्स थे। सिंटी और रोमा कम्युनिटी के जो लोग थे जो कि भारत से ये मतलब इनका ओरिजिन था, ठीक है, भारत से इनका ओरिजिन था, तो ऐसे जो लोग थे इनको भी वहां अनडिजरेबल्स जो है वो घोषित किया गया था। तो ये एक प्रकार से आदिवासी टाइप के लोग थे, ठीक है। तो जिप्सीज और जो ब्लैक लिविंग्स थे नाजी जर्मनी में जो रहते थे उनको कंसिडर्ड किया गया कि भाई ये रेसिकल इंफीरियर हैं और ऐसा माना गया कि
ये जो सुपीरियर आर्यन रेस हैं उनके लिए बायोलॉजिकल जो प्योरिटी है, ठीक है ना, उसके लिए ये खतरा है, इसलिए इनको खत्म कर दिया जाना चाहिए। दे वर वाइडली प्रोसिक्यूटेड, मतलब वाइडली प्रोसिक्यूटेड करने का मतलब आप कह सकते हैं कि उनको मतलब खत्म किया गया, उन पर अत्याचार किया गया, उनको मार दिया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उनको जो है धीरे धीरे करके खत्म किया जाने लगा, उनको हटाया जाने लगा। कहता है कि इवन रशियंस एंड पोल्स वर कंसिडर्ड सब ह्यूमंस एंड हेंस अनडिजर्विंग ऑफ एनी ह्यूमैनिटी। यहाँ तक कि, यहाँ तो भाई ये जिप्सीज बता रहा है कि भारतीय नस्ल के लोग थे, यहाँ तक कि जो रशियन और पोल लोग थे, पोलिश लोग थे, पोलैंड के जो लोग थे, रसिया के जो लोग थे, उनमें भी बहुत सारे जो लोग थे उनको सब ह्यूमन माना गया और उनके साथ किसी भी प्रकार के ह्यूमैनिटी को तो माना गया कि वो ह्यूमैनिटी को डिजर्व करने वाले लोग नहीं है, मतलब उनके साथ दया और दयालुता का ये जो भाव है उसके लिए वो नहीं बने। When Germany occupied Poland and part of Russia, captured civilians were forced to work as slave laborers। और जब जर्मनी ने पहले तो पोलैंड और उसके बाद फिर देखे हमने कि वो रसिया के कुछ पार्ट पे वो जर्मनी ने कब्जा कर लिया था। तो जब इसने पोलैंड और रसिया के पार्ट को कब्जा किया तो वहां जो सिविलियन लोग थे उनको कैप्चर कर लिया गया और उनको स्लेव लेबर के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर किया गया। Many of them died simply through hard work and starvation। जिसमें से बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसे ही मर गए क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा काम लिया जाता था, उनको खाना नहीं दिया जाता था, तो बहुत ज्यादा वर्क करने के कारण, और स्टारवेशन मतलब भुखमरी, मतलब दिन भर काम कर रहा है, खाना उसको मिल नहीं रहा है, तो बहुत सारे जो लोग थे वो ऐसे ही मर गए। कहता है कि Jews remains the worst sufferers in Nazi Germany। Nazi hatreds of Jews had a precursors in the traditional Christians hostility towards Jews। कहता है कि नाजी जर्मनी में जो सबसे ज्यादा वर्स्ट सफर करने वाले लोग थे वो ज्यूस थे। अब ये ज्यूस लोग से कि जो नाजी लोग थे वो ज्यादा नफरत करते थे और उसके पीछे ये कारण था कि जो ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी है वो था ज्यूस के ऊपर। एक पारंपरिक कह सकते हैं कि परंपरागत एक जो माइंडसेट था क्रिश्चियंस लोगों का, ठीक है ना, ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी था ज्यूस लोगों के ऊपर। क्या था? तो कहता है कि they had been stereotyped as killers of Christ and usurers। इनको ऐसा माना जाता था कि जो क्रिस्ट थे, ठीक है ना, वो ईसा मसीह जो थे, ठीक है ना, तो उनका इसको किलर माना जाता था और इसको स्टीरियोटाइप्ड माना जाता था। स्टीरियोटाइप्ड करने का मतलब कि लो मानसिकता वाले ये लोग थे और इन्होंने ही जो क्रिस्ट है उनको मारने में मदद किया था और इनको यूजरर्स माना जाता था। यूजरर्स कहने का मतलब कि इनको माना जाता था कि ये लोग जो है वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे दे रहा है कि मनी लेंडर्स चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट ऑफ्टन यूज्ड एज अ टर्म ऑफ एब्यूज। मतलब गलत सलत करके भी लोग से ज्यादा सूद वसूल करना, ज्यादा पैसा वसूल करना, सूदखोरी करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार का लोग जो है इनको माना जाता था ज्यूस लोग का। कहता है कि until medieval times Jews were wards from owning land। बहुत एक लंबे समय तक जो ज्यूस लोग था उनको जमीन खरीदने से मना कर दिया गया था, भाई आप जमीन लैंड नहीं खरीद सकते हैं। They survived mainly through trade and money lending। मतलब मिडिवल टाइम तक इनको जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था और ये व्यापार और जो मनी लेंडिंग मतलब वही रुपया उधार लेना देना जो है उसके उस पर ये जो है अपना जीवन यापन करते थे। They lived in separately marked area called ghettos। इनको रहने के लिए भी एक अलग सेपरेट एरिया था जिसको ghettos कहा जाता था। They were often persecuted through periodic organized violence and exclusions from the land। कहता है कि समय समय पर इनके साथ जो है वो
एक प्रकार से पीरियडिक ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस जो है वो होते रहता था। कहने का मतलब है कि समय समय पर इनका नरसंहार कर दिया जाता था। जैसे आप देखते हैं कि आया कोई और वो नाम पूछा कि भाई हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, और जैसे पहलगांव में अटैक हुआ कि भाई धर्म पूछकर जो है वो लोगों को मार दिया गया। तो इस प्रकार से इनके साथ वायलेंस होते रहता था और इनका जो जमीन है वो भी छीन लिया जाता था। कहता है कि हाउएवर हिटलर हेटेड ऑफ ज्यूज वर बेस्ड ऑन pseudo साइंटिफिक थ्योरीज ऑफ रेस। लेकिन हिटलर जो है वो जिस लोगों से नफरत करता था जो pseudo साइंटिफिक थ्योरीज था रेस का, जो नस्ल का जो एक सिद्धांत था, प्यूरिटी का, नस्ल के प्यूरिटी का जो एक सिद्धांत था, उसके आधार पर हिटलर जो है इनसे नफरत करता था। which held that convergence was no solutions to the Jews problem। और इसका मानना था कि अगर ये ज्यूस लोग अगर कन्वर्ट भी हो जाए, कन्वर्जन भी करवा ले, तो भी इनका कोई ये जो है वो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये जो ज्यूस लोग हैं अगर इसमें सुधार भी हो जाए तो भी ये प्रॉब्लम का सॉल्वेंट नहीं है, बल्कि वो ज्यूस को खत्म ही करना चाहता था। इट कुड बी सॉल्व्ड ओनली थ्रू देयर टोटल एलिमिनेशन। और उसका मानना था कि ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्वेंस तब होगा जब इन ज्यूस लोगों का टोटल एलिमिनेशन कर दिया जाएगा, टोटली इनको जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। From 1933 to 1938, the Nazi terrorized, vaporized and segregated the Jews, compelling them to leave the country। 1933 से 1938 के बीच में जब हिटलर जर्मनी की सत्ता पे काबिज हुआ, ठीक है ना, और जर्मनी का जो कंट्रोल है वो उसके हाथों में चला गया, तो उसने नाजी लोगों ने क्या किया कि भाई ये जो ज्यूस लोग थे उनको टेरराइज किया, मतलब वही उनके साथ बहुत बर्बरता किया, ये किया। पेपोराइज्ड कहने का मतलब है कि इनको मतलब इनका संपत्ति छीन लिया गया, इनको गरीबी में धकेलने का प्रयास किया गया कि कैसे जो है इन लोगों को गरीब किया जाए, और सेग्रीगेट करने का प्रयास किया गया कि समाज में इनको कैसे अलग थलग कर दिया जाए। ठीक है, इसके साथ बहुत सारे लोगों को कंपेलिंग देम टू लीव द कंट्री, मतलब जबरदस्ती देश से निकाल दिया कि भाई तुम लोग जो है वो देश के लिए सही नहीं। The next phase 1939 to 1945, ये फर्स्ट फेज था। 1933 टू 1938 जो था ये फर्स्ट फेज था। इसमें ये जो ज्यूस लोग थे इनको टेरराइज किया गया, वेपोराइज किया गया, सेग्रीगेट किया गया और देश छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज आया 1939 टू 1945 में, इसमें कहता है कि एम्ड एट कंसंट्रेटिंग देम इन सर्टेन एरिया, मतलब इनको एक कोई निश्चित एरिया में ले जाकर केंद्रित किया गया, एंड इवेंचुअली किलिंग्स देम इन गैस चेंबर इन पोलैंड। और पोलैंड में तो यहाँ तक आता है कि पोलैंड में इनको गैस चैम्बर में इनको डालकर और इनकी हत्या कर दी गई, मतलब इनको गैस चैम्बर में पहुंचा दिया जाता था और वहां जहरीला गैस जो है वो छोड़ दिया जाता था। अब देख लेते हैं 3.2 रेसिकल यूटोपिया क्या है। तो कहता है कि अंडर द शैडो ऑफ वॉर द नाजी प्रोसेस टू रियलाइज देयर मर्डरर्स रेसिकल्स आइडिया। जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में, अब युद्ध का पूरा वातावरण था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, चारों तरफ युद्ध हो रहा था, उस समय इन्होंने क्या किया, नाजी लोगों ने क्या किया कि जो इनका आइडिया था, जो रेसिकल्स आइडिया था, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाने का इन्होंने काम किया। जीनोसाइड एंड वॉर बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। जीनोसाइड मतलब एक तरफ तो युद्ध हो रहा था, जर्मनी एक तरफ तो बॉर्डर पे दूसरे देशों से युद्ध कर रहा था, तो अपने घर के अंदर वो एक जीनोसाइडल वार भी छेड़े हुए था। मतलब इस प्रकार के जो प्योर रेस के लोग नहीं थे उनको धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा था। Occupied Poland was divided up
जब हमने आपको पहले ही बताया कि पोलैंड के लिए एक वो हो गया था, एक समझौता हो गया था कि भाई रसिया के साथ कि पोलैंड का एक जो पार्ट है उस पर हम कब्जा कर लेंगे और आधा पार्ट पर तुम कब्जा कर लेना। इस प्रकार से रसिया के साथ एक अनातोमन संधि हो गया था, जो उस समय का एक बहुत ही चर्चित संधि था। लोगों को विश्वास नहीं था, मतलब अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस को कभी ऐसा विश्वास नहीं था कि जर्मनी भी रसिया के साथ संधि कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी के थे। लेकिन हिटलर का ये जो चाल था प्रारंभिक रूप से वो इसमें सफल हुआ और इस प्रकार से पोलैंड को जो है इसने वो ये कर लिया, आधा भाग जो है वो जर्मनी के पास आ गया और आधा भाग जो है उस पर रसिया ने अपना कब्जा कर लिया। कहता है कि मच ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज एनेक्स्ड टू जर्मनी। पोलैंड का अधिकतर जो नॉर्थ वेस्टर्न भाग है उस पर जर्मनी ने उसको अनेक्स्ट कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। Poles were forced to leave their homes and properties behind to be occupied by ethnic Germans brought in from occupied Europe। जो पोल्स लोग थे उनको पोस्ट किया गया कि वो अपना घर और प्रॉपर्टी छोड़कर वो भागे, ठीक है। और कहता है कि पूरे यूरोप के जो जर्मन एथनिक ग्रुप के लोग थे उनको ला कर इन सारे जगहों पे बसाया जाने लगा, या उनको बसाने का जो कार्य है वो शुरू किया गया। Poles were then herded like cattle। जो पोल्स लोग थे उनको कैटल के जैसा हर्ड किया जाता था, मतलब गाय बकरी कहते हाँका जाता है, भग भग मतलब। तो इस प्रकार से जो पोल्स लोग थे उनको कह रहा है कि हर्ड किया जा रहा था, मतलब उनको हाँका जा रहा था, उनको अपने एरिया से भगाया जा रहा था ताकि वहां पे जो जर्मन लोग हैं उनको बसाया जा सके। Canada and other parts called the German government, general government, the destination of all undesirables of the empire। कहने का मतलब ये है कि जो पोल्स लोग हैं उनको जानवर की तरह जो है जहां जहां पे जर्मनी ने कब्जा किया वहां से लोगों को भगाना शुरू किया और इनको कहा गया है कि भाई तुम यहाँ से भागो और जाओ, जहां वो जाता है वहां जाओ, लेकिन हमारा पार्ट में मत लो, ठीक है। तो जानवर की तरह हाँकना का मतलब आप समझते हैं कि जबरदस्ती मार मार के भगा दिया गया। कहता है कि हाँ, the destination of all undesirables of the empire, मतलब पूरे एम्पायर में, जर्मन एम्पायर में जो भी अनडिजरेबल्स जो लोग थे, ठीक है ना, उनका स्थिति बहुत खराब हो गया था। कहता है कि मेंबर ऑफ द पोलिश इंटेलिजेंसिया were murdered in large number in order to keep the entire people intellectually and spiritually survive। कहता है कि पुलिस इंटेलिजेंसिया के जो मेंबर्स थे उनका मर्डर कर दिया गया बहुत बड़ी संख्या में, ताकि जो इंटायर पीपल हैं, बाकी जो लोग हैं इंटेलेक्चुअली और उनका स्पिरिचुअली उनको वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसलिए इस प्रकार के जो लोग थे उनको खत्म कर दिया गया जो कि पुलिस इंटेलिजेंसिया से संबंधित थे या जो इनके लिए खतरा पैदा कर सकते थे, मतलब जो वहां नए लोग बस रहे थे उनके लिए जो खतरा पैदा कर सकते थे उन सारे लोगों को खत्म कर दिया गया। पुलिस चिल्ड्रन who looked like Aryans were forcibly snatched from their mother and examined by race expert। जो पुलिस चिल्ड्रन थे जो कि आर्यन के जैसा दिखते थे, उन्हें उनकी माँ से जबरदस्ती स्नैच्ड कर लिया गया, जबरदस्ती छीन लिया गया उनके बच्चा को, और उस बच्चा को जो रेस एक्सपर्ट है उसके पास भेजा गया कि भाई देखो ये सही रेस का है कि नहीं, रेसिकल इसमें कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। अगर वो सही रेस का पाया गया तो उसको रखा गया, और अगर वो सही रेस का नहीं पाया गया तो उसको भी मार दिया गया या फेंक दिया गया। कहता है कि if they passed the race test they were raised in German families and if not they were deposited in orphanages where most perished। कहता है कि अगर ये जो छोटा छोटा बच्चा जिनको जर्मन माँ से जिनको जो पुलिस माँ है उनसे छीना गया है, ठीक है, तो अगर वो इस रेस का जो टेस्ट है अगर वो उसमें पास हो जाते थे
तो जर्मन फैमिली में उनको दे दिया जाता था कि भाई चलो इस बच्चा को पालो। लेकिन अगर वो इस टेस्ट में फेल हो जाते थे तो उनको अनाथालय में भेज दिया जाता था, और अनाथालय में उनका स्थिति बहुत खराब होता था, उनके ऊपर कोई ध्यान वान नहीं दिया जाता था, जहां अधिकतर जो थे वो मर ही जाते थे, पेरिस्ट हो जाते थे, गायब हो जाना, गुमशुदा हो जाना, खत्म हो जाना, मर जाना। ठीक है, तो ये स्थिति था। कहता है कि विद सम ऑफ द लार्जेस्ट ghettos and gas chambers, the general governments also served as a killing fields of the Jews। कहता है कि कुछ जो लार्जेस्ट ghettos बनाए गए थे, वही जहां ज्यूस लोग जो रहते थे या अनडिजरेबल्स लोग रहते थे, और जो गैस चैम्बर्स था, तो ये जो जनरल गवर्नमेंट बना था, मतलब पोलैंड को जीतने के बाद पोलैंड में जब जर्मनी ने अधिकार कर लिया, तो वहां जो सरकार चल रहा था जर्मनी का, उस सरकार को नाम दिया गया जनरल गवर्नमेंट। तो कहता है कि ये जो जनरल गवर्नमेंट था उसने वहां पे क्या किया कि वो पूरे एरिया, मतलब ये जो घैटोस था या जो गैस चैम्बर था या पोलैंड का वो जो पूरा एरिया था, वो एक प्रकार से किलिंग फील्ड बन गया। मतलब वहां पे लोगों को मारा जाने लगा, खास करके जो ज्यूस लोग थे उनको, या अनडिजरेबल्स जो लोग थे उनको एक प्रकार से कह सकते हैं कि मारने का क्षेत्र बन गया, कि भाई वहां पे ले जाके वहां पे बड़े बड़े अधिकतर जो गैस चैम्बर्स थे या घैटोस थे वहां पे स्थापित किए गए, और अलग अलग जगह से उनको डिपोर्ट कर कर वहां लाया गया, और उन लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, गैस चैम्बर में डालकर उनका जान ले लिया गया। और इस प्रकार जो नाजी ब्रूटिलिटी है, नाजी जो बर्बरता है, ठीक है ना, वो देखने को मिलता है पोलैंड के उस पार्ट से जहां हिटलर के नाजी सेना ने अपना अधिकार कर लिया था। तो इस प्रकार इस टॉपिक को हम लोगों ने देखा, और आशा है आप इसको एंजॉय किए होंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।